हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर, यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का, यानी रसायन विज्ञान का। जिस प्रकार से आपका मैथ में बच्चों ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, उसी प्रकार से केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से हर प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा यहीं से बनता है, लघु दीर्घ ये सारे प्रश्न आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने अम्ल भस्म तथा लवण। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है आपका पहला और दूसरा चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं किया है, आपका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर के उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। अच्छी तरह से कंसेप्ट को पढ़ाया गया था, थ्योरी एक्सप्लेनेशन किया गया था और प्रत्येक चैप्टर का 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आप लोगों को दिया गया था, वहाँ पर सॉल्यूशन किया गया था। ठीक है, आइए इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से बात किन किन चीज़ों का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों धातु के बारे में। धातु का सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में अगर आएगा यहाँ से, तो आप लोग का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो धातु में हम लोग जानेंगे धातु किसे कहते हैं, धातु के क्या क्या गुण होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या क्या हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, धातु जो है किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु किस प्रकार से अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। फिर उसके बाद धातु और अधातु में अंतर क्या है, अधातु के सारे गुण के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे उसी प्रकार से अधातु का सारा चीज़ जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे धातु कर्म के सिद्धांत, किस प्रकार से धातु को प्राप्त किया जाता है, मुख्य अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्कों के नाम पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसका शुद्धिकरण उसका परिष्करण किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से आप लोग को कंसेप्ट समझा दिया जाएगा बच्चों कि आने वाला कोई भी प्रश्न आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग धातु के बारे में। तो धातु के बारे में बोल रहे हैं वह तत्व जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या आप लोग इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं बच्चों, वह तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उस तत्व को धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका तत्व होगा, अगर उस तत्व का सबसे बाहरी यानी कि ऑर्बिट जो होगा, कक्षा होगा जो, उसमें अगर कितना 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, धातु। अब यहाँ पर मान लीजिए आप हमने ले लिया क्या, आपका मुख्य रूप से एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का हम लोग जानते हैं बच्चों परमाणु संख्या होता है 13। अब 13 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 3। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों आपका, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर हो गया 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये आपका कहलाएगा धातु। उसी प्रकार से सोडियम का होता है 11, तो 11 का होता है 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो वो हो जाएगा धातु। इस प्रकार से आप लोग आसानी से पहचान लेंगे बच्चों धातु के बारे में, है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ धातु के नाम दिए गए हैं, जैसे सोना, औरम, Hg यानी कि पारा, हाइडर गायरम, Fe यानी आयरन जिसको बोलते हैं फेरम। तो मुख्य रूप से आप लोग को एक मैं ट्रिक बता देता हूं बच्चों कि ट्रिक क्या है, किस प्रकार से आप लोग को धातु आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। तो आप लोग 2 पॉइंट को याद रखेगा। अगर किसी भी तत्व का नाम ले रहे हैं और उसके नाम में ईएम आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, ईएम, जैसे आपका सोडियम ईएम आया, एल्यूमिनियम ईएम आया, उसके बाद वेनिडियम ईएम आया। तो जितने भी आपके तत्व हैं अगर उसमें क्या आ रहा है आपका, अगर ईएम आया तो वो क्या होगा आपका, वो आपका मुख्य रूप से धातु कहलाएगा। ठीक है, जितने भी आपका तत्व है धातु है उसका नाम लेकर के देखिए, अगर ईएम आ रहा है बच्चों, अगर यम आ रहा है तो मुख्य रूप से वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा। आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से सामरिक धातुएं या सामरिक तत्व किसको कहते हैं। अब सामरिक ये शब्द ही कह रहा है बच्चों क्या, साम यानी कि आपका समृद्ध, सामरिक तत्व या सामरिक धातु यानी कि आपका क्या होगा, समृद्ध यानी कि संपन्न। वह तत्व जिसका उपयोग देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में तथा राज्य की विदेशियों से रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सामरिक धातुएं कहा जाता है, सामरिक धातुएं कहते हैं। तो मुख्य रूप से वे सारे तत्व इसके अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों जो जिसका मतलब कि देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता है, या राज्य की सीमाओं या फिर आपका राज्य
की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, जर्कोनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सारे चीज़ों से क्या बनाया जाता है बच्चों, मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा होती है ना। सुरक्षा जो है किसी भी राष्ट्र का इन्हीं सब मुख्य तत्वों पर डिपेंड करता है। और अगर किसी देश के पास ये सारे तत्व अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं तो 100% उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, संपन्न होगी। इसी संपन्नता के आधार पर इसका नाम क्या दे देता है, इसका नाम देता है सामरिक धातुएं या सामरिक तत्व। अब हम लोग जानते हैं किस प्रकार से ये आपका जो है विदेशियों से रक्षा कराती है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यूरेनियम, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो उपयोग इसका किया जाता है बॉम्ब बनाने में, है ना, मुख्य रूप से किया जाता है कि नहीं। तो यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जेटिक होती है। जितने भी तत्व हैं ये सारे क्या होते हैं बच्चों, आपका सामरिक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग धातु के भौतिक गुण। एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, धातु के भौतिक गुण। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से 8 से 9 भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे और यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। ठीक है, आप लोग वीडियोज़ को कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग दोस्त को एक बार धमाकेदार रूप से शेयर भी कर दीजिए बच्चों, है ना। और अगर यहाँ पर जो है बच्चों आपका इस चैनल पर आपका 10th क्लास का फुल सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके कोई भाई बंधु अगर 9th स्टैंडर्ड में है तो प्लीज़ उसको भी जोड़ दीजिए इस चैनल से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके भौतिक गुणों को जानते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, भौतिक गुण होता क्या है या फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना बच्चों, 2 प्रकार की गुण होती है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। जैसे मैं आपको देखा, आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका नाम ए है, तो मैंने आपको सिर्फ अपने नंगी आंखों से देखा, तो आपके ऊपर क्या था, आपने कपड़ा पहने हुए थे। कपड़ा किस प्रकार था, तो जींस पैंट और शर्ट पहना हुआ था। उसके बाद देखा कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, तो ये आपका हो गया, मैंने बाहर से देख करके ये सब चीज़ बता रहा हूँ। तो आपके बाल बहुत ज़्यादा काले हैं, आप लंबा है हाइट में, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट दौड़ते हैं। इस प्रकार से ये सब गुण क्या है, ये सब गुण जो है बाहर से हमको दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे भौतिक गुण। और कुछ कुछ गुण क्या होगा, बहुत ही आपके अंदर होगा, वो हमको पता नहीं चलेगा बच्चों, है ना, तो उसको बोलेंगे आपका आंतरिक गुण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका भौतिक और रासायनिक गुण। तो अगर हम किसी भी तत्व को देखेंगे, किसी भी धातु को देखेंगे, तो देख करके ही हम बता देंगे कि ये आपका क्या क्या है। जैसे हमने एक सोना के टुकड़े को देखा, तो सोना के टुकड़े को देखा तो मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा चमकीला है। उसके बाद देखा कि इसको पीट करके बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। उसके बाद देखे कि इसको खींच करके लंबा तार बनाया जा रहा है। जब मैंने उसको गर्म किया तो बहुत जल्दी नहीं, मतलब कि पिघलने में टाइम ले रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे चीज़ों के बारे में देखा। उसके बाद देखा कि ये क्या है, सॉलिड, यानी कि आपका ठोस अवस्था में। तो ये सारी चीज़ हम अपने से देख करके बता रहा हूँ सारा चीज़, तो ये आपका हो जाएगा भौतिक गुण। लेकिन कुछ ऐसे गुण होंगे जो आपको देख करके पता नहीं चलेगा, उसके लिए वो मतलब कि अलग प्रकार का गुण होगा, तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक गुण। जैसे वो सोना आपका किसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, तो ये आप तो नहीं देख पाएंगे ना जल्दी से, तो वो आपका होगा रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा। सारा चीज़ समझ में आ जाएगा एक एक करके, आप लोग को बस बने रहना अच्छी तरह से। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु के भौतिक गुण का पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सभी धातु अपने वाहकत्व कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाने की गुण रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या है मुख्य रूप से, तो कोई भी आपका अगर धातु होगा तो वो क्या करता है बच्चों, अपने वाहकत्व कक्षा, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है, यानी कि आपका बाहर निकाल देता है। जैसे आपका मैं एग्जांपल लूँ, अभी मैंने आपको दिखाया था एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये एल्युमिनियम क्या करता है, एक एक करके तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, एक एक करके तीनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों धनायन। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, दूसरे को दान कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, त्याग कर रहा है, तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और उस प्लस चार्ज को बोला था बच्चों, प्लस को बोला था धन और चार्ज को बोला है आयन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, धन आयन। आया समझ में। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1। देखिए 2 8 10, 10 और 1 11। तो इसका बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा,
त्याग देगा। जब त्याग देगा बच्चों तो इसके पास कितना बचेगा, अब 8 दूनी 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन इस सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो त्यागा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि हो जाएगा धन आयन। इसको बोलेंगे सोडियम धनायन। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम को कैसे बोलेंगे, एल्यूमिनियम धनायन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेस दिया हुआ है, आपका देखिए सोडियम ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो बन गया Na+ में। उसी प्रकार से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3+, इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बच्चों दर्शाने का। जैसे एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, Al 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+। अब यहाँ से मुख्य रूप से आपका सोडियम का परमाणु संख्या आपका बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा एक बार पूछ लिया गया था कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 13। तो मुख्य रूप से कितना है बच्चों सोडियम का, ये आपका है 11। अगर आपको अगली बार अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि सोडियम क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तुरंत बोल देंगे बच्चों क्या है आपका सोडियम धातु है। कैसे बोलेंगे, सोडियम, यानी IUMRIEM। तो सोडियम यानी कि ईएम या यम आएगा तो आप लोग को तुरंत मार देना है, वो क्या होगा 100% वो आपका धातु होगा। आगे बात करते हैं। अब दूसरा गुण है धातु का तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। धातु का वह गुण बच्चों जिसके कारण क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को, किसी भी धातु को खींचकर अगर लंबा तार बनाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग तन्यता का गुण यानी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो धातु का वह गुण जिसके कारण तार बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है बच्चों, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या है आपका, सोना है। सोना का संकेत क्या होता है, औरम, AU। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है आपका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है AU यानी कि औरम। इसके लगभग 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। अब सोचिए बच्चों कितना तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है। 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम सोना ले लेंगे अगर आप तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, जबकि 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर तार खींच सकते हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी पाया जाता है, तन्यता का गुण सोना में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ से आपका सीधा सीधा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है, आपको दे देगा चांदी, सोना, तांबा, सोडियम। तो मुख्य रूप से वहाँ पर कौन सा मारना है आपको, सोना में मार देना है, यानी कि AU आपका ऑप्शन रहेगा जो उसको आपको टिक कर देनी है। ठीक है, अपवाद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑलरेडी सीधा सीधा आ जाता है। अपवाद पारा यानी कि जो Hg है तथा शीशा यानी कि जो आपका Pb, इसको बोलते हैं Hg, इसको बोलते हैं Pb प्लम्बम, तन्यता के गुण नहीं पाई जाती। यानी कि ये दोनों ऐसी धातु हैं जिसमें क्या नहीं पाया जाता बच्चों, तन्यता का गुण जो है नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि जो आपका Hg होता है हाइड्र गरम, ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब जब ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा बच्चों तो किस प्रकार से हम लोग इसको तो नहीं खींच सकते हैं ना। जैसे अगर पानी है, पानी को क्या पीट करके लंबा कर सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं क्या, नहीं ना। उसी प्रकार से जो पारा है वो होता है द्रव। अब द्रव को तो हम लोग खींच करके लंबा तार नहीं बना सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से दूसरा आपका एग्जाम्पल, दूसरा है अपवाद में Pb यानी कि आपका शीशा। तो हम लोग जानते हैं शीशा को अगर पीटेंगे धातु से खींचने के लिए, तार बनाने के लिए, तो 100% वो चूर चूर हो जाएगा, है ना, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ऐसी अपवाद धातुएं हैं जिसमें आपका तन्यता का गुण, डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है आपका अघातवर्ध्यता यानी कि मेलेबिलिटी। अब अघातवर्ध्यता किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लिया एक कोई धातु है, अगर इसको हमने खींच करके लंबा तार बना दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग तन्यता का गुण। अगर यही धातु है, इसी को हमने क्या किया, पीटा और पीट करके चादर बना दिया, लंबा चौड़ी चादर, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इस गुण को बोलेंगे बच्चों अघातवर्धनीयता या मेलेबिलिटी। मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा, वह धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पीटकर चादर जैसी आकृति बनाई जा सकती है उसे अघातवर्धनीयता कहते हैं। सबसे अघातवर्धित धातु कौन सी है, आपका सोना है। सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण सोना में, सबसे ज़्यादा अघातवर्धनीयता का गुण सोना में। ध्यान रहेगा आपको। अगली बात है, अगला फिर अपवाद दोबारा आ रहा है कि Hg और Pb फिर से दोनों में अघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि Hg क्या है, द्रव अवस्था में। सीधा सीधा पूछ लिया गया था बच्चों आपका कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा आ गया था। तो कौन सी धातु, आपका Hg यानी कि पारा जो है वो आपका किस अवस्था में पाया जाता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग पारा देखे होंगे, किस में देखते हैं, मुख्य रूप से जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बच्चों, किसी को भी बुखार होती है, फीवर होता है,
तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या देते हैं उसको, थर्मामीटर देते हैं। तो उस थर्मामीटर में एक लिक्विड देखिएगा आप लोग, है ना। अभी तो बच्चों दूसरा तरह का आ गया है ना, उसमें तो पता नहीं चलता है कुछ, लेकिन पहले जो थर्मामीटर होते थे उसमें क्या रहता था मुख्य रूप से, उसमें रहता था आपका HG भरा हुआ पारा रहता था, वो ऊपर तक चढ़ता था। जितना हाइट उसको फीवर रहता था जितना ज़्यादा, उतना ही ऊपर तक वो आपका क्या पारा पहुंचता था, ऊपर जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों धातुओं में फिर से क्या होता है, आघातवर्धकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसे जो है बच्चों आघातवर्धनीयता को आघातवर्धीयता भी कहते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी। अगला गुण है आपका चौथा कि ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, यानी कि कोई भी आपका धातु होगा तो वह क्या होगा, वह मुख्य रूप से ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा, विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, यानी कि आपका कंडक्टिविटी का गुण उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु सोना है। अब देखिए, सोना का बार बार आ रहा है सारा चीज़ों में, तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा सोना में, आघातवर्धकता का गुण सबसे ज़्यादा सोना में, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन, तो सोना होता है। ठीक है, जबकि लेड जो शीशा है सबसे कम इसमें विद्युत सुचालकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सीधा सीधा आप लोग को क्वेश्चन आता है बच्चों 2 नंबर में, यहाँ से प्रश्न बनता है कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक क्यों होता है। ये प्रश्न आपका 2 नंबरिया में आ जाता है और ऑलरेडी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि सभी धातुओं में क्या होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो क्या करता है, जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है। इसी कारण से सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। याद रहेगा आपको। अगला है अपवाद वाला पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से VVI लगा दीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि शीशा जो होता है वे ये जो है विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो कौन है बच्चों, वो आपका शीशा, क्योंकि आप जो है शीशा से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या, नहीं ना। तो मुख्य रूप से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। अगला आपका प्रॉपर्टी है, अगला गुण है धात्विक चमक, यानी कि मेटेलिक लस्टर। सभी धातुओं में क्या होता है बच्चों, मुख्य रूप से अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे अच्छी तरह से तो उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे आप लोग लोहा को देखेंगे काला, उसे सोना को देखेंगे किस प्रकार का, पीला, चांदी को पूरा सफ़ेद, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं धातुई चमक, यानी धातु में पाई जाने वाली चमक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग को नोट डाउन करना है कि सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के सतहें सफ़ेद, सोना की सतह पीली एवं तांबा की सतह कहती होती है, लाल होती है। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, सोना की सतह कैसी होती है, पीली, तांबा की सतह लाल। इसे धात्विक चमक भी कहते हैं। धातुई चमक या धात्विक चमक कुछ भी बोलिए, आप लोग का मतलब कि सेंस सेम ही है। हीरा तथा ग्रेफाइट में धातुई चमक होती है, परंतु ये क्या है, अधातु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि हीरा और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जिसमें क्या पाई जाती है, चमक, यानी कि धातु जैसी चमक पाई जाती है। इसके साथ साथ एक और भी है बच्चों, आयोडीन आप लोग देखते हैं ना, तो आयोडीन में भी मुख्य रूप से क्या होती है, चमक पाई जाती है, धातु जैसी चमक पाई जाती है। ठीक है, अगला आपका प्रॉपर्टी है धात्विक ध्वनि या ध्वनिक, या इसको बोलते हैं सोनोरस, मेटालिक साउंड। यानी कि जब भी आप किसी धातु को पीटते हैं बच्चों, तो मुख्य रूप से क्या होता है, धातु को पीटते हैं या उस पर हथौड़ा से प्रहार करते हैं तो विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, साउंड का उत्सर्जन होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग धात्विक ध्वनि या सोनोरस, या इसको बोलते हैं ध्वनिक। जैसे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे बच्चों 6 क्लास 5 क्लास 4th क्लास में, तो उसमें स्कूल में आप लोग देखते होंगे एक बड़े से रस्सी के साथ क्या होता था, एक बड़ा सा आपका लोहे की या किसी अन्य धातु की क्या होती थी, आपका घंटी लटकी हुई रहती है। उस पर बच्चा जाता है और जाकर के मड़िए से पीटता है, तो उस पर पीटता है, जैसे हथौड़ा से प्रहार करता है, सीधे आवाज़ करता है बच्चों, बड़ी जोर के साथ टन और झन की आवाज़ करती है, जिससे स्कूल के सारे बच्चों को पता चल जाता है कि अब अगला जो है हम लोग को कौन
सा घंटी है, कौन सा आप लोग को विषय पढ़नी है ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि जो है स्कूल की घंटियाँ जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, धातुओं की, अधातुओं की, या फिर आपका उपधातु, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मुख्य रूप से उसमें होता है बच्चों धातुओं। ठीक है, चले अगला है आपका इंपॉर्टेंट अपवादमय रूप में आप लोग को याद रखना है कि Hg यानी कि आपका जो पारा है इसमें धातुई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये आपका होता है द्रव अवस्था। जैसे आप लोग पानी है, पानी में अगर हथौड़ा से मारेंगे तो क्या आवाज़ करेगा? नहीं ना। उसी प्रकार से Hg यानी कि आपका पारा है, यह होता है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। जब इस पर प्रहार करेंगे तो 100% है इस पर कोई भी आपका ध्वनिक उत्पन्न नहीं होगी। अगला बात करते हैं हम लोग द्रवणांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ये समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले द्रवणांक किसको कहते हैं? तो आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़े थे बच्चों, आप लोग को याद होगा। तो द्रवणांक कहते हैं वैसा पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ या वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है, उसको बोलते हैं द्रवणांक। आया समझ में? द्रव मतलब द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ करना, उसको बोलते हैं द्रवणांक। और क्वथनांक किसको बोलेंगे? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना यानी कि उबलना शुरू करता है बच्चों, उबलना। एक होता है द्रव अवस्था में बदलना, तो उसको बोलेंगे द्रवणांक, और उबलना यानी कि गैस में बदलने लगेगा, उसको बोलेंगे क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। सभी धातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है क्योंकि ये निम्न ताप पर भी पिघलने लगते हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी धातुएं हैं सभी का द्रवणांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है बच्चों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद अपवाद में आप लोग को ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम और इसके साथ साथ एक आपका और है बच्चों लिथियम। ये आपका तीनों ऐसी धातुएं हैं जिसका द्रवणांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होता है। और इन तीनों धातुओं को जल्दी से नोट कर लीजिए, इन तीनों धातुओं को सीधा सीधा किससे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है बच्चों। अगर आपको पूछ ले कि चाकू से काटे जाने वाली धातुओं के नाम लिखें, आप लोग लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी आया हुआ है कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दे देगा आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। तो वहाँ पर किसको मारेंगे आप लोग? सोडियम। इन तीनों में से कोई भी देगा उसी को आप लोग टिक कर लेंगे। अगला बात करते हैं हम लोग अपवाद में क्या है कि Hg यानी कि आपका हाइड्रोगायरम है, इसका क्वथनांक क्या होता है? काफ़ी कम होता है। तो 100% है बच्चों। क्वथनांक मीन्स होता है आपका द्रव से गैस अवस्था में बदलना। तो ऑलरेडी आपका ये Hg है, ये आपका जो है ऑलरेडी यानी कि पहले से ये द्रव अवस्था में है। अब जब पहले से अगर ये द्रव अवस्था में है तो 100% है, इसको थोड़ा ही सा हीट देंगे तो ये गैस में भी चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर Hg की जगह अगर आप लोहा ले लेंगे तो लोहा होता है ठोस अवस्था में। तो अगर इसको खूब गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये आपका द्रव अवस्था में जाएगा, फिर द्रव अवस्था में खूब गर्म करेंगे तब गैस में जाएगा। लेकिन आपका पारा जो है ऑलरेडी पहले से ही आपका ये द्रव अवस्था में रहता है, तो थोड़ा सा इसको गर्म करने पर किस में चल जाता है? ये आपका क्वथनांक यानी कि आपका ये उबलने लगता है, यानी कि आपका ये आपका गैस में बदलने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि Hg का जो क्वथनांक पॉइंट है वो क्या है? बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट है हीरा तथा ग्रेफाइट अवधातु होकर भी इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। यानी कि इन दोनों अवधातु को मुख्य रूप से याद रखना है बच्चों। कौन? आपका हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या होता है? तो मुख्य रूप से इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? काफ़ी आपका उच्च होता है। आगे बात करते हैं कठोरता। तो सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है क्योंकि इनके अंतर आणविक स्थान क्या होते हैं? काफ़ी कम होते हैं। कठोरता की बात की जाए तो इसके जो भी आपका धातुएं होती है बच्चों, धातुओं के जो परमाणु होते हैं ये काफ़ी, इसके जो कण होते हैं बहुत ही सटा हुआ सा रहता है, बहुत ही सट करके रहता है। यानी कि अणुओं के बीच का जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है बच्चों। जब बहुत ही कम होगा तो एक दूसरे को ये लोग कैसा रहेगा? जकड़ा हुआ रहेगा ना। जब जकड़ा हुआ रहेगा तो इसका अंतर आणविक स्थान जब कम होगा तो 100% ये क्या होगा? थोड़ा कठोर होगा यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। ठीक है। अपवाद में मरकरी एक ऐसा धातु है जो कैसी होती है बच्चों? कठोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मरकरी आपका पाया जाता है द्रव अवस्था में। तो बार बार आपका मरकरी ही हर जगह आ रहा है। ठीक है। दुनिया में अगर सबसे पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आया हुआ था सीधा सीधा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर आपका पदार्थ कौन सा है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा सीधा सीधा हीरा। ठीक है। ऑप्शन में अलग अलग धातुओं का नाम दिया रहेगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या है? दुनिया का सबसे कठोर आपका पदार्थ है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टेट्स के बारे में, यानी कि अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो जो जितने भी धातु हैं मुख्य रूप से सारे धातुएं लगभग क्या है बच्चों आपका ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा धातु है यानी कि हाइड्रोगायरम, जिसको मरकरी यानी कि पारा बोलते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये आपका प्रश्न 2 से 3 बार ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको, जितने भी धातु हैं उसकी अवस्था क्या है, ठोस। लेकिन अपवाद में कौन है, पारा यानी मरकरी, जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सोडियम यानी कि आपका Na, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, लिथियम Li को चाकू से काटा जा सकता है, अर्थात इसे मुलायम धातु भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया बच्चों। तो मुख्य रूप से आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो सोडियम, मैग्नीशियम नहीं है बच्चों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपका बार बार पूछा जाता है। मैग्नीशियम उतना नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका मैग्नीशियम का कुछ हद तक जो है वो कठोरता उसमें पाई जाती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ही कम कठोर होता है, इसलिए इसको मुलायम धातु भी कहा जाता है। चाकू से काटे जाने वाली धातुएँ होती है ये आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन यानी कि जितने भी सारे हम लोगों ने धातु के गुण के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से आपका कौन कौन सा जो है आपका प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में लघु प्रश्न के रूप में। मैंने तो आपको बता ही दिया सीधा सीधा, यानी कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है। तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि सामरिक धातु से आप क्या समझते हैं या सामरिक तत्व किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इसको याद रख लेना है। उसके बाद ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, आपका तन्यता किसे कहते हैं यानी कि डक्टिलिटी किसे कहा जाता है, ये भी आपका 2 नंबरिया प्रश्न आपका आया हुआ है। उसके बाद अघात वर्धनता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया यानी कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद यहाँ से आपका एक प्रश्न आया हुआ है सीधा सीधा कि धातु एवं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक क्यों होता है, ठीक है, 2 नंबरिया में आपका ये भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद यहाँ आगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न यहाँ से प्रश्न आया बच्चों, यानी कि आपका इस सेक्शन से कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको जो है मुख्य रूप से चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आई थिंक आज का जितने भी आपके टॉपिक थे भौतिक गुण के बारे में, धातु के बारे में, ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आप लोग को समस्या नहीं आई होगी बच्चों। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए बच्चों अच्छी तरह से। लाइक तो 100% बनता ही बनता है, हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। हम लोगों का एक ही गोल है बच्चों कि जितने भी हमारे पास हम जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबका 90 से 95% के बीच किसी भी प्रकार से मार्क्स आ जाए, ठीक है। मैं ट्रिक और टेक्निक बताता रहूँगा कि किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में कॉपी लिखनी है, किस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न आएगा, ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।